बोलिए। हेलो स्टूडेंट्स, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ओशनोग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग ओशन बॉटम रिलीफ के बारे में बात कर चुके हैं। तो ओशन बॉटम रिलीफ को स्टडी करके ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जिस तरह से हम कॉन्टिनेंट्स और ओशन के कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट की बात करते हैं, तो जिस तरह से कॉन्टिनेंट्स पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे डिफरेंट टाइप की फिजियोग्राफी होती है, उसी टाइप से जो ओशनिक क्रस्ट है वहाँ पर भी डिफरेंट टाइप की फिजियोग्राफी होती है। मतलब डिफरेंट टाइप के फीचर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स होते हैं। अगर हम सारा महासागरीय जल सुखा दें तो हमें एकदम एक जैसा पिक्चर दिखाई देने लगेगा। बस इतना दिखाई देगा, वो सारे गर्त यानी गहराई में दिखाई देंगे और ये हमें कुछ ऊंचाई वाले भाग पे दिखाई देंगे। कहने का मतलब ये है कि ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों ही पृथ्वी की परपटी हैं। एक को हम महाद्वीपीय स्थिति होने के कारण महाद्वीपीय सतह या क्रस्ट कहते हैं और दूसरे को हम महासागरीय स्थिति होने की वजह से ओशनिक क्रस्ट या महासागरीय सतह कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से प्लेट एक्टिविटीज़ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे होती है, उसी टाइप से प्लेट एक्टिविटीज़ ओशनिक क्रस्ट पे भी होती हैं, जिसका रिजल्ट आपने देखा कि कहीं आपको ट्रेंचेस मिल रही हैं, कहीं आपको ज्वालामुखी पर्वत मिल रहे हैं, कहीं कटक मिल रहा है। तो इस टाइप की जो महासागरीय सतह पर विभिन्न स्थलाकृतियाँ मिल रही हैं, वो टेक्टोनिक हलचल या प्लेट विवर्तनिकी के परिणाम स्वरूप बहुत सारे फीचर्स बनते हैं। तो आज हम अपना अगला टॉपिक ओशन करंट्स की बात करेंगे, महासागरीय धाराओं की बात करेंगे, क्योंकि महासागर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर पूछा है तो महासागरीय धाराओं वाला पार्ट है, क्योंकि धाराओं का बहुत बड़ा रोल होता है व्यवहारिक जीवन के लिए। और व्यवहारिक जीवन से मतलब है कि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की जलवायु की स्थितियाँ भी धाराएँ जलवायु स्थितियाँ बनाने में या जलवायु स्थितियों को उत्पन्न करने में धाराओं का योगदान रहता है, सहयोग रहता है। तो आज हम लोग ओशन करंट्स की बात करेंगे, महासागरीय धाराएं या महासागरीय गतियाँ भी आप इनको कह सकते हैं। महासागर में विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती हैं, तो उन्हीं गतियों में हम आज बात करने जा रहे हैं महासागरीय धाराओं की, ओशन करंट्स की। ओशन करंट्स देखिए, कोई एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने से क्लियर करनी होती है। जैसे कि हम ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हमें पूरा जितनी भी जल राशि है, चाहे वो महासागरों के रूप में हो या वो सागरों के रूप में हो या वो खाड़ियों के रूप में हो, आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि आप ग्लोब पे उसको अच्छी तरह से पहचान लें, देख लें कि अगर किसी स्पेसिफिक सी या खाड़ी या महासागर का नाम लिया जा रहा है, तो वो वर्ल्ड में कहाँ उसकी लोकेशन है, कौन से अक्षांशीय कौन से देशांतरी विस्तार लिए हुए हैं, कौन से महाद्वीपों के तटवर्ती देशों से छूता हुआ महासागर या सागर जाता है। तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इनको याद करने में भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। बस ये क्लियर होना चाहिए कि महासागर या जो भी जल राशि की बात हम लोग कर रहे हैं, वो जल राशि विश्व में कहाँ कहाँ फैली हुई है, विस्तार उसका कहाँ से कहाँ तक है। अटलांटिक की बात करते हैं तो उसका पूर्वी तट कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है। प्रशांत की करते हैं तो उसमें क्या स्थितियाँ हैं। हिंद महासागर की स्थिति अपने आप में विचित्र प्रकार की है। ठीक, तो ये चीज़ें थोड़ा आपको ध्यान देना है, तब आप इनके आगे जो भी इनका डिटेल है वो पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो बात करें अगर हम महासागरीय धाराओं की, तो धाराओं से मिलता हुआ एक शब्द और होता है जिसको हम तरंग कहते हैं, वेव्स। धारा या तरंग, धारा मीन्स करंट्स और तरंग मीन्स वेव, दोनों में थोड़ा अंतर होता है। वेव क्या है या तरंग क्या है, धारा क्या है। सागरीय जल में दोलनीय गति, यानी कि आप उसे कह सकते हैं ऑसिलेटरी मूवमेंट। दोलनीय गति, दोलन आपने देखा पेंडुलम होता है, वो ऑसिलेशन करता है, दोलन करता है, उस गति की, उस प्रकार की गति की बात करता है सागरीय जल में दोलनीय गति।
सागरीय जल में दोलनीय गति मतलब क्या हुआ कि जल का अपने स्थान पर ऊपर नीचे होना। आप पत्थर किसी जल में फेंकते हैं, फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, तो दोबारा इसको समझिए। ओशन वेव की बात कर रहा हूँ, महासागरीय तरंग की बात कर रहा हूँ। धाराओं को या करंट्स को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं तरंग की बात कर रहा हूँ। वेव्स क्या होती है, तरंग क्या होती है। ठीक है, तो ओशन वेव्स क्या इसके बारे में कहा गया, यह है सागरीय जल में दोलनीय गति, ऑसिलेटरी मूवमेंट। ठीक है, ऑसिलेटरी मूवमेंट, ऑसिलेशन, दोलन। दोलन क्या हो रहा है, किसी पेंडुलम का ऑसिलेशन क्या होता है, उस तरह की गति की बात हो रही है। तो वेव क्या होती है, किसी सागरीय, यह सागरीय जल में दोलनीय गति है, यानी ऑसिलेटरी मोशन है या मूवमेंट है। कौन, वेव्स, करंट्स नहीं है। ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान देना है कि पानी सतह पर है, पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसमें गति किस प्रकार से हो रही है। और धारा में क्या होता है, धारा में आपने धारा को देख के ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें जल की गति कहाँ से कहाँ हो रही है। ठीक है, तो वेव्स क्या होती हैं, जो सागरीय तरंगे क्या होती हैं, सब या महासागरीय तरंगे क्या होती हैं, इनके बारे में क्या कहा गया, यह सागरीय जल में दोलनीय गति है, यानी ऑसिलेटरी मोशन है या ऑसिलेटरी मूवमेंट है। ये एक लाइन आपको बहुत काम की है, उसको बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें जलीय कण ऊर्ध्वाधर रूप में संचलन करते हैं। इसमें जलीय कण ऊर्ध्वाधर रूप में संचलन करते हैं। आप पानी में पत्थर मारते हैं तो आप देखिए ऐसे इस टाइप की गति होती है। इसमें जलीय कण ऊर्ध्वाधर रूप में संचलन करते हैं। आप देख सकते हैं संचलन यहाँ इस टाइप से हो रहा है। ठीक है, हाँ, इसमें जलीय कण ऊर्ध्वाधर रूप में संचलन करते हैं। तरंग का ऊपरी भाग श्रृंग या शीर्ष या क्रिस्ट कहलाता है। ऊपरी भाग, इस वाले भाग की बात हो रही है, फिर से सुन लीजिए। ये ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मूवमेंट है या दोलनीय गति है। इसमें क्या विशेषता है, क्या विशेषता हो रही है, इसमें जलीय कण ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली, ऊर्ध्वाधर मींस वर्टिकली, इस अप एंड डाउन हो रहा है। ठीक है, संचलन करते हैं। तरंग का ऊपरी भाग श्रृंग या शीर्ष, ये पूछा जाता है, ये नाम पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। श्रृंग या शीर्ष या क्रिस्ट कहते हैं इनको, श्रृंग, शीर्ष या क्रिस्ट, ये वाला भाग। और ये इसको क्या कहते हैं, इसको गर्त कहते हैं, निचला भाग या ट्रफ कहते हैं। ट्रफ, TROUGH, ट्रफ या गर्त। और ये शीर्ष या श्रृंग। वेव्स की बात हो रही है, ये कोई तरंग ऐसे उठी, इसमें अब वर्टिकली मूवमेंट हो रहा है, ऊर्ध्वाधर संचलन हो रहा है। समझ लीजिए ध्यान से, ये बहुत आसान सा लगता है लेकिन डेफिनेशन नहीं बताई जाती जब पूछा जाता है। ठीक है, क्या है, हम वेव्स की बात कर रहे हैं। वेव्स क्या है, यह है सागरीय जल में दोलनीय गति है, ऑसिलेटरी मूवमेंट या मोशन है। विशेषता क्या है, इसमें जलीय कण ऊर्ध्वाधर रूप में संचलन करते हैं। तरंग का ऊपरी भाग श्रृंग या शीर्ष या क्रिस्ट और निचला भाग गर्त या ट्रफ कहलाता है। प्रत्येक तरंग की एक विशेष लंबाई, ऊंचाई, वेग एवं तरंग आवर्तकाल होता है। विशेष लंबाई मीन्स लंबाई, लेंथ, ऊंचाई हाइट, वेग मीन्स वेलोसिटी। ठीक है, और आवर्तकाल पीरियोडिक टाइम, आवर्तकाल। अब काम की बात, इससे भी ज्यादा काम की बात सुनिए, अगला क्या है, दो क्रमिक श्रृंगों अथवा गर्तों के मध्य की दूरी। दो क्रमिक श्रृंगों, क्रमिक का मतलब एक क्रम में पहले एक आई फिर दूसरी ही आई, तो एक ये वाला दूसरा ये, यानी 1 और 2 ऐसे कह सकते हो। अगर गर्त की बात कर रहे हैं तो 1 और 2। ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा डार्क बना दे रहा हूं मैं। दो लगातार या दो क्रमिक श्रृंगों, श्रृंगों मींस क्रिस्ट या शीर्ष, दो लगातार, एक ये बीच में आ रहा है, इससे मतलब नहीं है इसका, एक ये, दूसरा गर्त, एक ये दूसरा ये, इनके मध्य की दूरी तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ। वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य शब्द आपने बहुत सुना होगा, लेकिन वो क्या होता है यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है वो क्या होता है, वेवलेंथ। ठीक है,
वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, ये वाला भाग भी यही कहलाएगा तरंग दैर्घ्य, और ये भी, यानी दो लगातार शीर्ष, दो लगातार क्रेस्ट जो है उनके बीच का भाग, या दो गर्तों के या ट्रफ के बीच का जो भाग होगा वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, अब जबकि तरंगों के श्रृंग एवं गर्त के मध्य स्थित ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को तरंग उच्चता, जबकि तरंगों के श्रृंग एवं गर्त के मध्य स्थित ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को, श्रृंग और गर्त ये वाली इसकी बात हो रही है, ये वाला हिस्सा जो है, ये इसको भी कह सकते हो आप। ठीक है, ये क्या होता है, तरंग उच्चता, वेव हाइट, तरंगों के श्रृंग एवं गर्त के मध्य स्थित ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, इसको क्या कहते हैं, वेव हाइट, तरंग उच्चता, और दो क्रमिक क्रेस्ट या शीर्ष को मिलाने वाली रेखा है उनके बीच की दूरी, इसी तरह से दो ट्रफ के बीच की दूरी, वो क्या कहलाती है, वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य। देखिए यहाँ ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आपको धारा और तरंग में अंतर क्लियर समझ में आ जाए, क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है वेव्स में और करंट्स में। नॉर्मली व्यवहार में बोलते समय वेव भी कह देते हैं लोग और करंट्स भी कह देते हैं, लेकिन डिफरेंस होता है, आप भूगोल के स्टूडेंट्स हैं इसलिए आपको ये सारा अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, वेव्स क्या होती हैं और करंट्स क्या होती हैं, आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी, और ये डायग्राम भी आप चाहो तो उसको बना लीजिए। महासागरीय तरंगों की उत्पत्ति सामान्य रूप से महासागर के जलीय धरातल पर पवनों के घर्षण के कारण मानी जाती है। देखिए अभी अभी मैंने आपको कहा था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट की क्या खास बात है कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है, और जो भी स्थलाकृतियाँ हैं वो ज़्यादातर उसके अंदर डूबी हुई हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि पानी के अंदर क्या स्थिति है, लेकिन है वो ओशनिक क्रस्ट, पूरा पृथ्वी का हिस्सा। तो क्या होता है, इनकी उत्पत्ति, तरंगों की उत्पत्ति कैसे हो रही है, महासागरीय तरंगों की उत्पत्ति सामान्य रूप से महासागर के जलीय धरातल पर पवनों के घर्षण के कारण होती है, यानी जो विंड सिस्टम होता है, विंड सिस्टम देखिए कितनी सारी चीज़ें कहाँ कहाँ कौन अपना रोल किस तरह प्ले कर रहा है वो आपको समझना है। विंड सिस्टम पढ़ाते समय भी मैंने आपको इन सब बातों के बारे में बताया था। रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये क्लाइमेट और ओशनोग्राफी को समझने के लिए, या उसका क्या यहाँ पर इम्पैक्ट रहता है विंड सिस्टम में या ओशनिक करंट्स के चलने में, धाराओं के बहने में। तो आप देखिए जो क्या कहा गया कि महासागरीय सामान्य रूप से महासागर के जलीय धरातल पर पवनों के घर्षण के कारण, जब विंड्स आ रही हैं सतह से बहती जा रही हैं तो उसमें घर्षण होना स्वाभाविक है, फ्रिक्शन होना स्वाभाविक है, लेकिन तरंगों की ऊंचाई पर घर्षण के कारण मानी जाती हैं। तरंगों की ऊंचाई पर पवन वेग, उसके प्रवाहित होने की अवधि तथा सागर के जलीय धरातल के विस्तार का प्रभाव पूरा रहता है। फिलहाल इतना समझ लें आप अभी कि जो ओशन वेव्स हैं उनके बनने में या उनके चलने में जो विंड्स का फ्रिक्शन लगता है जलीय धरातल पर, उसका प्रभाव होता है। करंट्स में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, करंट्स की ओरिजिन में भी कुछ फैक्टर्स इसी टाइप के हैं, वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्या है। फिलहाल इतना अब आपको मुझे लगता है ये समझ में आया होगा कि वेव्स क्या होती हैं, ओशन वेव्स क्या होती हैं, महासागरीय तरंगे क्या हैं, महासागरीय तरंगों में क्या क्या मोशन किस टाइप से हो रहा है, पार्टिकल्स कोई हैं तो वो किस तरह से मोशन कर रहे हैं, और उसमें शीर्ष, श्रृंग या वेवलेंथ या गर्त या ट्रफ, ये सब क्या है, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, इनका मीनिंग आपको याद रखना है। अगला जो हमारा जो मेन पॉइंट है वो हमारा ओशनिक करंट्स है, महासागरीय धारा। वेव की परिभाषा हमने क्या बताई थी, वेव की परिभाषा थी सागरीय जल में दोलनीय गति है, इसमें जलीय कण ऊर्ध्वाधर रूप में संचलन करते हैं। ठीक है, तरंग का ऊपरी भाग क्या है, निचला भाग क्या है। अब बात करते हैं महासागरीय धारा की। देखिए एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। एक निश्चित दिशा में करंट्स बन रही हैं, धाराएं बन रही हैं, और आपने देखा है कि कभी रियलिटी में नहीं देखा होगा तो आपने कहीं ऑन स्क्रीन देखा होगा उसको, कि धारा एक दिशा में चलती आ रही है और काफ़ी दूरी तक चलती चली आती है। ठीक है, तो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो चलती चली जा रही है,
फिर वहाँ से बैक उसी डायरेक्शन में जाएगी। ये नहीं कि पहले इधर चलेगी फिर उधर चलेगी, ऐसे कुछ नहीं होगा। उसकी एक निश्चित दिशा है, ठीक है। निश्चित दिशा में धारा अपना मार्ग तय करती है। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की सामान्य गति को, नॉर्मली ऐसा होता है, धाराएं हो रही हैं, आप जो जिस व्यक्ति ने भूगोल नहीं पढ़ा उसको क्या है कि हाँ ये तो ऐसा होता है। क्यों होता है ये भूगोल वाला बताएगा, ठीक। क्योंकि आप कहीं भी कोस्टल एरिया में घूमने जा रहे हैं और आप उस चीज़ से आप उसके हैबिचुअल हो गए कि हाँ ऐसा होता है ओशन में, मगर क्यों होता है, ठीक है। वेव्स क्या है, करंट्स क्या है, ये चीज़ भूगोल वाले बच्चे बता सकते हैं। इसलिए आपको डिटेल में डीपली इस बात को समझना है, कोई पूछने लगता है तो समझाना है और आपको कंपटीशन क्लियर करना है। क्या मतलब हुआ, एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की सामान्य गति को महासागरीय धारा या ओशन करंट्स कहते हैं। अब सुनिए कोरियालिस बल के प्रभाव, देखिए ये चीज अब टेक्निकल आ गई। रोटेशन ऑफ द अर्थ, जब विंड सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे उस वक्त आपने रोटेशन ऑफ द अर्थ पढ़ा था, और रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से आपने देखा कि एक डिफ्लेक्शन फोर्स लगता है, एक विक्षेप बल लगता है, इसको कोरियालिस बल कहते हैं। और उस कोरियालिस बल के कारण हवाओं में की दिशाओं में परिवर्तन होता है, कभी वो अपने उत्तरी, कभी वो अपने दाहिने, कभी अपने बाएं मुड़ जाती है, ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पर जल है, वो जल पूरे ग्लोब में लगभग फैला हुआ है और वहाँ पर भी रोटेशन ऑफ द अर्थ काम कर रहा है, विंड सिस्टम भी काम कर रहा है, पृथ्वी घूम भी रही है, तो क्या होगा, महासागरीय जल में गति उत्पन्न हो रही है। उस गति पे भी, महासागरीय धाराओं की गति पर भी कोरियालिस बल का प्रभाव पड़ता है। सिर्फ पवन पे नहीं पड़ता, विंड्स पे नहीं पड़ता, विंड्स पे भी पड़ता है और पृथ्वी पे भी, धाराओं पे भी पड़ता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर ये बल लग रहा है और जो पानी है, वो जल है, जो धारा उत्पन्न हो रही है वो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न हो रही है। तो कोरियालिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध की धाराएं अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। जिस तरह से हम विंड सिस्टम में पढ़ रहे थे कि कोरियालिस बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ जाती हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी धाराओं में भी आप देखेंगे कोरियालिस फोर्स की वजह से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति में परिवर्तन रहता है। और क्या परिवर्तन रहता है, महासागरीय धाराओं के संचरण, ये कोरियालिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध की धाराएं अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। जिस दिशा से धारा आ रही है तो वो अपना लेफ्ट या राइट हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। एक और जो अभी अभी मैं बातें कर रहा हूँ, ये सारे कंपटीशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनमें से, और आपको कौन सा मिले ये डिपेंड करता है। तो अब अगला पॉइंट और समझिए क्या है, महासागरीय धाराओं के संचरण की इस सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद, देखिए अभी आपको बताया कि कोरियालिस बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने, दक्षिणी धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ जाती हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, महासागरीय धाराओं के संचरण की इस सामान्य व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, जो कोरियालिस फोर्स के लगने से लागू हो रही है, का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। हिंद महासागर का उत्तरी भाग, देखिए यहां आपको दिख रहा होगा, ये इक्वेटर है, इक्वेटर, और इक्वेटर में ये इंडियन ओशन ये वाला, और इस इंडियन ओशन में ये नॉर्थ पार्ट और ये साउथ, ठीक है। तो अभी क्या आपको बताया गया कि हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है, जहां इसकी दिशा मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन के साथ बदल जाती है। जो उत्तरी हिंद महासागर है ये वाला, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं ऐसा होने में, इसमें कोरियालिस बल का प्रभाव खत्म हो जाता है और क्या होता है, मानसूनी हवाओं का। मानसूनी हवाओं के बारे में मैंने आपको एक बार बताया था क्लास में कि एक बार ये जल से स्थल की ओर और एक बार ये स्थल से जल की ओर चलती है। तो जल से स्थल की ओर चलने का समय इस समय है, तभी आप देख रहे हैं वर्षा हो रही है, और जब स्थल से जल की ओर चलेगी तो आप देखेंगे कि ड्राइनेस आ जाएगी। जहाँ आप रहते हैं उत्तरी भारत में सूखे की स्थिति यानी शीतकाल रहता है और स्थिति ड्राइनेस रहती है।
तो यहाँ क्या होता है, मानसून हवाओं के प्रभाव के कारण इस भाग में धाराओं की दिशा मौसम के या मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन के साथ बदल जाती है। ये बड़ा अच्छा एक टेक्निकल क्वेश्चन तैयार हुआ है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर आ गया तो आप दिक्कत ना आपको हो। नॉर्मली कोरियोलिस फोर्स काम करता है उत्तरी गोलार्ध में दाहिने, दक्षिण गोलार्ध में बाएं, लेकिन उत्तरी हिंद महासागर में ये नियम अपवाद है। यहाँ पर क्या होता है, मानसूनी हवाओं के चलने के कारण यहाँ की जो धाराएं हैं उनकी दिशा मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन के साथ बदल जाती है। ठीक है, इतनी बात समझेंगे ना? हाँ, सुन रहे होंगे ध्यान से तो जरूर समझ रहे होंगे, नहीं सुनेंगे तो फिर देखिए टेक्निकल सेक्शन कहाँ आ जाए कुछ नहीं कह सकते, यहाँ अचानक से आ गए। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है, तभी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। तो इसमें अब आप चाहो तो एक डायग्राम बना सकते हो, जो अभी आपको बताया। इसमें क्या कर सकते हैं आप, दो तरफ स्थलीय भाग दिखा दो, ठीक है, ये महाद्वीपीय भाग दिखा सकते हो, कॉन्टिनेंटल पार्ट, और इसमें ये इक्वेटर हो गई, इक्वेटर। ठीक है, अब इसमें ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, ये सारा महाद्वीपीय भाग आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको धाराओं की दिशा दिखानी है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाएं बढ़ जाती हैं, तो ये ऐसे आ रही हैं, ऐसे चली जा रही हैं, इस टाइप से दिखा सकते हैं। यहाँ ऐसा दिखा दो, इसे लिखते हो उत्तरी विषुवतीय धारा, और ये दक्षिणी विषुवतीय धारा। और यहाँ एक होती है प्रति विषुवतीय धारा, ये आपको सब जगह मिलेगी। ये इसके विपरीत, ये ऐसे जा रही है तो ये ऐसे जाएगी, यहाँ भी ऐसा, ये इसके विपरीत रहती है हमेशा, इसलिए इसे प्रति विषुवतीय धारा कह देते हैं। ठीक है, इतना ये सिस्टम एक जनरल बात है। ये कॉन्टिनेंटल पार्ट, कॉन्टिनेंट्स, और ये ओशन, ये भी कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, बना लिया होगा आपने इसको। नेक्स्ट, इक्वेटर और ये पोल, ये पोल। ठीक है, आप देखेंगे इक्वेटर से कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक, अंटार्कटिक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप जानते हैं कि इक्वेटर से लेके जो ट्रॉपिकल जोन होता है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है। इसका मतलब कि ये जो भाग है भूमध्य रेखा से कर्क रेखा यानी कर्क और मकर रेखाओं के बीच का क्षेत्र, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया है वो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री और ये 23 डिग्री, यहाँ से शुरू हो गया और यहाँ तक चलता है। इतने हिस्से की बात हो रही है, ये वाला हिस्सा मैंने बना दिया। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण यहाँ का पानी भी गर्म होगा, तो यहाँ से जो धारा चलेगी वो कैसी होगी, गर्म होगी। ठीक है, यहाँ से जो भी धारा चलेगी वो गर्म होगी। और ये पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र, ठंडा है, यहाँ का जल ठंडा होगा, बर्फ जमी रहती है, जो पिघल के आएगा थोड़ा बहुत वो धारा बनेगा। तो यहाँ से जो धारा आएगी वो कैसी होगी, ठंडी धारा होगी। तो धाराओं को अगर हम
वर्गीकरण करना चाहें, बांटना चाहें तो दो भागों में बांट सकते हैं, एक ठंडी धारा, एक गर्म धारा, या एक गर्म धारा, एक ठंडी धारा। जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है वो कैसी होती है, गर्म धारा, और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है वो कैसी होती है, ठंडी धारा। ये हमने उसकी विशेषताओं के आधार पर निकाल दिया निष्कर्ष। अब हम इनका अगर वर्गीकरण करें, धाराओं में करंट में भी 3 कैटेगरी बन जाती है। एक होता है प्रवाह, ड्रिफ्ट। अगर हम ओशनिक करंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें फिर से कैटेगरी मिलेंगी। जैसे हमने समुद्र की गति की बात करी थी तो हमें वेव और करंट्स में डिफरेंस दिखाई दिया। इसी तरह से हम जब करंट्स की बात करेंगे, धाराओं की बात करेंगे, तो वहाँ भी हमें डिफरेंस मिल रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है, धारा की दिशा, सुनते रहिएगा कि किस आधार पर हमने वर्गीकरण किया है। धारा की दिशा, गति एवं आकार के आधार पर कई प्रकारों में व्यक्त कर सकते हैं। धारा की दिशा, गति और आकार। आकार मीन्स पानी की मात्रा कितनी है उस पे डिपेंड करता है। दिशा, गति और आकार। क्या क्या बना, ड्रिफ्ट या प्रवाह। कौन सा बना पहला, ड्रिफ्ट, प्रवाह, प्रवाह, ड्रिफ्ट। ठीक है, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है, सुन लीजिए, एक एक लाइन की परिभाषा है और इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जब सागरीय सतह का जल पवन वेग से प्रेरित होकर, जब सागरीय सतह का जल यानी जो ऊपरी सतह की बात हो रही है, अपर सरफेस की, सागरीय सतह का जल पवन वेग से प्रेरित होकर आगे की ओर अग्रसर होता है, यानी ऊपर का जो जल है कुछ गहराई तक का पवन के प्रवाह से, विंड सिस्टम से क्या होता है, आगे की ओर अग्रसर होता है, तो उसे प्रवाह कहते हैं। इसकी गति एवं सीमा निश्चित नहीं होती, इनकी गति और सीमा निश्चित नहीं होती। इसके सर्वोत्तम उदाहरण अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह तथा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। ड्रिफ्ट, जब आप करंट्स पढ़ोगे तो आपको मोस्टली जहाँ लिखा होगा कि महासागरीय धाराएं, ठीक है, या ओशनिक करंट्स, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ धाराओं के नाम के आगे आपको प्रवाह लिखा मिलेगा, जैसे कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। इनमें क्या अंतर है कि इसमें जो सागरीय सतह का जल है वो पवन वेग से प्रेरित होकर आगे की ओर बढ़ता है तथा उसमें गति और जो सीमा है वो निश्चित नहीं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा होता है धारा या करंट्स, करंट, ठीक है। धारा, धारा क्या है, जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत, देखिए उसमें निश्चित सीमा नहीं थी, इसमें क्या है, सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर, निश्चित सीमा भी दे रखी है कि कहाँ किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, और निश्चित सीमा और निश्चित दिशा दोनों चीज़ें निश्चित हैं, सीमा भी निश्चित है और दिशा भी निश्चित है, की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है तो उसे धारा कहते हैं। इसकी गति प्रवाह से अधिक होती है। अंतर समझ में आ गया होगा। अगला होता है विशाल धारा, स्ट्रीम, यानी ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम, प्रवाह, धारा और विशाल धारा। विशाल धारा, जब सागर का अत्यधिक जल धरातलीय नदियों के समान यानी बड़ी मात्रा में एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा कहते हैं। जब सागर का अत्यधिक जल यानी बहुत सारा जल धरातलीय नदियों के समान, जैसे नदियों में जल बहता है, ये समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा कहते हैं। इसकी गति सर्वाधिक होती है और इसका उदाहरण गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम का नाम आपने सुना होगा और गल्फ स्ट्रीम कहाँ मिलती है आपको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक महासागर की धारा है। अटलांटिक ये प्रशांति है, अटलांटिक महासागर की धारा है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, वेव और करंट्स। वेव की बात हमने कर ली, करंट्स क्या है, करंट्स के बारे में हमने बात की। फिर हमने देखा ये कितने टाइप की हो रही है, तो वार्म करंट,
और कोल्ड करंट, यानी गर्म धारा और ठंडी धारा। जो विषुवत रेखा से चलती है वो गर्म धारा और जो ध्रुवों से चलती है वो ठंडी धारा। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन किया तो हमें इसमें इनके 3 रूप दिखाई दिए, जिसको हम प्रवाह या ड्रिफ्ट, दूसरा धारा या करंट और तीसरा विशाल धारा या स्ट्रीम। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको देखो। अब अगला इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है, वह है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण। ये ऐसा स्वाभाविक नहीं है ऐसा कि धारा अपने आप हो रही है, धारा की उत्पत्ति के पीछे रीज़न होता है। पानी में जो गति हो रही है, महासागरीय जल में जो गति हो रही है, वो क्या उसकी स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं, वो हमें पढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन मिलता है आपको उनमें से। धाराओं की उत्पत्ति के कारण। महासागरों में जलधाराओं की उत्पत्ति मुख्यतः तेज गति से चलने वाली पवनों के कारण होती है। मुख्यतः ऐसा लिखा है, मुख्यतः तेज गति से चलने वाली पवनों की के कारण होती है। देखिए, इतनी पूरे ग्लोब की बात हो रही है, और पूरे ग्लोब पे हम जब बात करेंगे तो फिर आप देखिए, आपको एकदम रिकॉल हो जाना चाहिए विंड सिस्टम, और विंड सिस्टम में ग्लोब की स्थिति, ग्लोब की स्थिति में आप क्या देखिए आना चाहिए आपके माइंड में। ग्लोब हमारे पास, और ग्लोब में ये इक्वेटर और ये उपोष्ण उच्च दाब और ये वाली दाब, उपध्रुवीय। अब देखिए, इसमें एक क्षेत्र ये वाला है व्यापारिक हवाओं का, और एक क्षेत्र ये वाला है। यही मुख्य होता है निम्न दाब का, उच्च दाब का केंद्र यहाँ पर, और एक उच्च दाब का केंद्र यहाँ पर, और यहाँ से निम्न दाब यहाँ और निम्न दाब यहाँ और यहाँ। तो यहाँ से हवा इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी। अब देखिए, जब इस स्थान पर जल भरा है, यहाँ भी जल भरा है, यहाँ भी जल भरा है, यहाँ भी जल भरा है, और तीव्र गति से हवाएं चल रही हैं और पूरे साल चलती हैं। इनको आपने किस कैटेगरी में पढ़ा था? परमानेंट विंड्स, जिसमें आपने ट्रेड विंड्स, सन्मार्गी पवनें जिसको बोल रहे थे, प्रचलित पवनें बोल रहे थे, वेस्टर्ली विंड्स बोल रहे थे, और पोलर विंड्स बोल रहे थे। तो यहाँ जो क्या आपने पढ़ा, महासागरों में जलधाराओं की उत्पत्ति का मुख्यता जो है तेज गति से चलने वाली पवनों के कारण होती है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति तेज गति से चलने वाली पवनों की। अब देखिए, तेज गति से पवनें चल रही हैं, ग्लोब पर चल रही हैं, कहाँ कौन सी चल रही है? देखिए, ट्रेड विंड्स और वेस्टर्ली विंड्स, ट्रेड विंड्स और वेस्टर्ली विंड्स। ये एक चीज़ अपने माइंड में रखिए कि ग्लोब में तेज गति से हवा चल रही है, और हवा चलने में 3 बड़े बड़े कैटर आपने बना दिए, उसमें से पार्ट बना दिए ये ट्रॉपिकल टेम्परेट फ्रीज, या आपने देखा कि ये दाब के हिसाब से कौन कौन से बन जाएंगे। ठीक है, तो उसमें देखिए कि उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल की ओर आने वाली जो होती है वो ट्रैक विंड्स या ट्रेड विंड्स होती हैं, और यहाँ से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की तरफ जाने वाली जो होती हैं वो वेस्टर्ली विंड्स होती हैं। और यही मोस्टली क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा महासागरों का, इतना पार्ट, क्योंकि उसके आगे जम जाता है पानी। ठीक है, यहाँ से उत्तर में जाएंगे, यहाँ से दक्षिण में जाएंगे तो पानी की स्थिति जम जाएगी, पानी जम जाएगा, तो धाराओं का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं। प्रभाव का क्षेत्र ये वाला। ठीक है, तो देखिए क्या है, इसके अलावा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एवं परिभ्रमण शक्ति, ये 2-3 फैक्टर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी के घूमने से ही ये सब कुछ हो रहा है, सृष्टि पूरी चल रही है, धाराओं का जन्म भी पृथ्वी के घूमने से हो रहा है। तो तेज गति से हवाओं का चलना यानी परमानेंट विंड्स की बात हो रही है। इसके अलावा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, परिभ्रमण गति, तापमान में अंतर, जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है उससे भी हवा धाराओं की उत्पत्ति होने में सहायता, या आप कह सकते हैं धाराओं की उत्पत्ति के लिए एक वो भी एक कारक है। कैसे? अभी आगे थोड़ा पढ़ते हैं। और अगला लवणता में अंतर यानी सैलिनिटी,
लवणता आप देखेंगे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने में क्या अंतर आ रहा है, क्या अंतर आएगा ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ कैसे आएगा। इन फिलहाल ध्यान रखना है कि जहाँ जैसे ही सैलिनिटी में चेंज आता है लवणता परिवर्तित होती है, लवणता में परिवर्तन होने वाले जो प्लेसेस हैं वो भी क्या करते हैं, धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। ठीक है, अगला वायुदाब में अंतर। वायुदाब में अंतर भाई, वायुदाब तो मेन होगा ही, जब वायुदाब में अंतर होगा तभी हवाएं चलेंगी और हवाओं से धारा पे प्रभाव पड़ रहा है, आपने देखा। वर्षण आदि के कारण वर्षा की प्रभाविता भी है धाराओं की उत्पत्ति होने में। तो ये मुख्य कुछ कारक हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। पहला कारण डिस्कस कर लेते हैं, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कोई आपसे पूछता है तो आप ये वाला जवाब दीजिए, सबसे अच्छा है। पृथ्वी अपनी दूरी पर यानी अपने एक्सिस पर, आपने देखा है ग्लोब को मॉडल, जब आपने ग्लोब देखा है तो अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। वेस्ट टू ईस्ट यानी वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है कौन, अर्थ। किस पे, अपने एक्सिस पे। एक्सिस तो यही है, अक्ष, ऐसा ऐसी रेखा, ठीक है, जो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों से जाती हो तथा दोनों ध्रुवों को मिलाती हो तथा उसके केंद्र से जाती हो। ये पृथ्वी के अक्ष की सबसे अच्छी परिभाषा है। दोनों जियोग्राफिकल पोल्स, नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल एंड साउथ जियोग्राफिकल पोल, इनको मिलाने वाली लाइन जो उसके सेंटर से निकलती है, सेंटर बना लेना थोड़ा सा अलग है, सेंटर से जाती है, वो क्या होता है, उसका एक्सिस होता है। और अपने अक्ष पर, अपनी एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट ये रोटेट करती है, पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। ये तो हमेशा दिमाग में रखना है कि इतना तो होता ही है, उसके बाद कुछ हो रहा है, ये तो हो रहा है। घूमती है। महासागरों का जल तरल होने के कारण ठोस पृथ्वी का साथ नहीं दे पाता तथा पीछे छूट जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। अब उसके सतह के ऊपर पानी भरा हुआ है, जल है, तो जल भी उसके साथ साथ घूमेगा, ठीक है। लेकिन जल क्या है, तरल पदार्थ होने के कारण ठोस पृथ्वी का साथ नहीं दे पाता, मतलब उसके साथ साथ लगातार नहीं घूम पाता, तो क्या होता है, पीछे छूट जाता है। और पीछे छूटने में क्या होगा, इससे जल में विपरीत गति उत्पन्न होती है तथा वह पूरब से पश्चिम की ओर धारा के रूप में प्रवाहित होती है। समझ में आया, पृथ्वी रुकी तो है नहीं, चल रही है लगातार, तो ये एक नई सिस्टम तैयार हो जाता है। तो जल तरल अवस्था में होने के कारण उसका साथ नहीं दे पाता और क्या करता है, विपरीत दिशा में घूमने लगता है, चलने लगता है। जो भूमध्य रेखीय धारा है, यानी आपने देखा है भूमध्य रेखीय धारा के बारे में बताया था, वो इसी कारण से जन्म भूमध्य रेखीय धारा। भूमध्य रेखीय धारा तो हर एक महासागर में आपको मिलेगी, प्रशांत में भी मिलेगी, अटलांटिक में भी मिलेगी, हिंद में भी मिलेगी, ठीक। अगला जो पॉइंट आता है वो एयर प्रेशर आता है। जहाँ वायुदाब अधिक होता है वहाँ जल तल नीचा रहता है। वायुदाब का ऊंचाई से भी संबंध हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ भी आप देख लीजिए क्या हो रहा है, जहाँ पर वायुदाब अधिक होता है वहाँ जल तल नीचा रहता है तथा जहाँ कम वायुदाब होता है वहाँ जल तल ऊंचा रहता है। तो ऊंचे जलतल क्षेत्र से नीचे जलतल क्षेत्र की ओर पानी का प्रवाह होने लगेगा, तो वो भी धारा की उत्पत्ति होगी। अगला पॉइंट पढ़े तो प्रचलित पवनी प्रिवेलिंग विंड्स। जो बातें मैं बोल रहा हूँ उनको आप ध्यान से सुनते रहिए, इनमें आपको छुपे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे तैयार होंगे। कथन कारण वाले क्वेश्चन जब बनते हैं तो इसी टाइप से टेक्निकल सेक्शन को लिया जाता है, नॉर्मल चीज़ें नहीं होती, वहाँ टेक्निकल सेक्शन होता है और वो आपका समझा हुआ होगा तभी उसका आप आंसर सही निकाल पाएंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से इस चीज़ को सुनते रहिए कि इनका जो करंट्स बन रही हैं उनके पीछे जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं वो क्या क्या है और उनका मैकेनिज्म कैसे है। तो प्रचलित पवनी प्रिवेलिंग विंड क्या कर रही है, सागरों के ऊपर चलने वाली पवनें अपने साथ जल को बहाकर ले जाती हैं। जब तीव्र गति से हवा चल रही है तो जल को बहाव करेंगी, जल में उसका प्रभाव रहेगा। वास्तव में विश्व की अधिकांश जलधाराएं स्थायी पवनों का अनुसरण करती हैं। वास्तव में विश्व की अधिकांश जलधाराएं स्थायी पवनों, परमानेंट विंड, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये बात बताई थी, अधिकांश जलधाराएं परमानेंट विंड्स का अनुसरण करती हैं, कहीं वेस्टर्ली तो कहीं ट्रेड विंड्स। इन क्षेत्रों में आपको स्पेशली धाराओं को देखना है
और धाराओं को देखते हुए पढ़ते हुए विंड्स को भी दिमाग में रखना है। तो कौन सी विंड निकल कर आई? परमानेंट विंड निकल कर आई, स्थायी पवनों का अनुसरण करती है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो व्यापारिक पवनों के कारण भूमध्य रेखीय धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। व्यापारिक पवनें की जो दिशा होती है वो कैसी होती है? पूर्व से पश्चिम होती है। तो इसी का अनुसरण करते हुए भूमध्य रेखीय धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। जो भी भूमध्य रेखीय धाराएं आप देखेंगे आगे, अभी उसको चेक कर लेना। गल्फ स्ट्रीम एवं उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है। देखिए जो वेस्टर्ली विंड्स होती हैं उनको वेस्टर्ली इसलिए तो कहते हैं, वो पश्चिम दिशा से चल रही हैं। तो जो गल्फ स्ट्रीम आपको बताई और दूसरा कौन सा बताया? उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। देखिए अभी हम बात कर रहे थे ना प्रवाह या ड्रिफ्ट की, तो यहाँ पर क्या नाम आया? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। करंट नहीं आया, तो उसकी विशेषता कैसी होगी? ड्रिफ्ट वाली होगी, प्रवाह वाली होगी, इसलिए इसको ड्रिफ्ट कहा। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और गल्फ स्ट्रीम का अभी मैंने आपको बताया था। तो ये क्या कर रहे हैं? वेस्टर्ली विंड्स को फॉलो कर रहे हैं और इनकी वजह से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है ये धारा। नेक्स्ट, बाष्पीकरण और वर्षा। ये सब फैक्टर आप थोड़ा ध्यान में रखिए बस। घनत्व प्रवणता, डेंसिटी ग्रेडियंट, तापमान में अंतर। तापमान में अंतर का थोड़ा सुन लीजिए क्या प्रभाव खास पड़ता है। अधिक ताप के कारण जल गर्म होकर फैलता है। अब देखिए तापमान ज़्यादा कहाँ होगा? अभी इससे पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें आपने देखा था कि तापमान कहाँ ज़्यादा होगा? ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा? अधिक ताप के कारण जल गर्म होकर फैलता है तथा फैलकर आगे बढ़ने लगता है, जबकि कम ताप में जल ठंडा होकर सिकुड़ता है। इस कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जलधाराएं चलने लगती है। यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने में एक कारण तापमान का भी होता है। भूमध्य रेखीय भाग में तापमान ज़्यादा होता है, ध्रुवों की तरफ तापमान कम होता है। महाद्वीपीय तटीय बाधा, कॉन्टिनेंटल कोस्टल बैरियर, तट कटे फटे सागरीय भाग में अंदर की ओर घुसे हुए होते हैं। उनसे क्या है? कोई धारा टकराई और दो भागों में टूट गई, तो वो भी क्या कर रही है? धारा की उत्पत्ति में कारक या कारण है। ठीक है, अब धाराओं का प्रभाव या उनकी इम्पोर्टेंस, ये जितनी बातें मैं आज आपके साथ अभी कर रहा हूँ ये सब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और सारा के सारा कॉन्सेप्ट वाला ही पार्ट है। धाराओं का प्रभाव और महत्व क्या है? धाराएं निरंतर बहती हैं, किसी भी समय आप देखेंगे धाराएं चलती रहती हैं। उनके प्रवाह में थोड़ा अंतर हो सकता है, गति में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन वो चलती रहती है। तो अब देखिए आप, धाराओं का निरंतर प्रवाह पृथ्वी के क्षैतिज ऊष्मा संतुलन यानी हॉरिजॉन्टल हीट बैलेंस को स्थापित करने की दिशा में प्रकृति का प्रयास। कैसे? दोबारा सुन लीजिए मेरी बात। कुछ बच्चों का रहता है कि आप बहुत जल्दी से डेफिनेशन पढ़ के चले जाते हैं, तो मैं इसलिए पढ़ के चला जाता हूँ कि मैं उस बात को बहुत स्लो आपको समझाता हूँ। कोई बात तो बुक में भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, उस बात को मैं क्या डिटेल में बताऊँ? वो सेंटेंस आपके सामने बोल दिया, उसकी व्याख्या करना मेरा काम है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना मेरा काम है। सेंटेंस को सुन लिया करिए कि क्या मैंने बोला, तो उसको एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। सेंटेंस दोबारा सुन लीजिए। धाराओं का निरंतर प्रवाह पृथ्वी के क्षैतिज ऊष्मा संतुलन यानी हॉरिजॉन्टल हीट बैलेंस को स्थापित करने की दिशा में प्रकृति का एक प्रयास है। हॉरिजॉन्टल हीट बैलेंस, देखिए आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया गया है कि ग्लोब के डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट एंगल होता है सनरेज का, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनरेज ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, कैसा होता है? डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट। अब आप देखिए कि ट्रॉपिकल जोन की बात अगर करें, ट्रॉपिकल जोन में महासागरीय जल गर्म हो जाएगा और जो फ्रीज जोन है वहाँ पर ठंडा होगा,
और अभी आपने पढ़ा कि धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म धारा, एक ठंडी धारा। गर्म धारा कौन सी होती है? जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही है। और ठंडी धारा कौन सी होती है? जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जा रही है। तो एक तरफ से गर्म धारा आ रही है, एक तरफ से ठंडी धारा आ रही है, कहीं ना कहीं तो ये मिलेगी। ठीक है, जहां मिलेगी वहां भी कुछ नया चमत्कार करती है। क्या करती है अभी बताएंगे, बहुत सारी चीजें अनुकूल बनाती है। दूसरा, यहाँ का जल यहाँ गया, गर्म जल ठंडी जगह में गया तो वहां पर इसने तापमान को बढ़ा दिया, यानी गर्मी उत्पन्न कर दी। और ठंडी जगह का जल गर्म जगह में आया तो तापमान को कम कर दिया, यानी थोड़ी सी ठंडक बढ़ा दी। तो बैलेंस कर रही है ना, प्रकृति के द्वारा तो बनाई हुई घटना है, कोई मानवीय हस्तक्षेप तो नहीं है इसमें। सारा जो रोल है वो नेचर का रोल है। तो नेचर के रोल में क्या हो रहा है कि इसका जो हीट बैलेंस है उसको वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो पहला क्या कारण खास हुआ? धाराओं का निरंतर प्रवाह पृथ्वी के क्षैतिज ऊष्मा संतुलन को क्या करता है? स्थापित करने की दिशा में प्रकृति का प्रयास, यानी प्रकृति द्वारा किया गया प्रयास है, इसलिए उसको प्रकृति का प्रयास है। गर्म धाराएं जहां तट के तापमान को बढ़ा देती हैं, वहीं ठंडी धाराएं अपने प्रवाह मार्ग के तापमान में कमी लाती हैं। ये बात मैंने आपको बताई। उदाहरण के लिए अटाकामा मरुस्थल पेरू धारा के प्रभाव में निर्मित एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल पेरू धारा के प्रभाव में, अटाकामा मरुस्थल, ठीक है, पेरू धारा यहाँ चलती है, और अटाकामा मरुस्थल पेरू धारा के प्रभाव में कैसा है? एक उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल डेजर्ट के बाद ये क्वेश्चन बनता है। अगला देखिए, गर्म धाराएं अपने साथ लाने वाली आर्द्र पवनों से वर्षा कराती हैं। तो गर्म धारा होगी वो क्या करेगी? अपने साथ लाने वाली आर्द्र पवनों से वर्षा कराती है। जैसे कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट तथा पश्चिमी यूरोपीय भागों में वर्षा का कारण बनती है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट पश्चिमी यूरोपीय भाग या वेस्टर्न यूरोपियन, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ कहीं से आएगा, ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह पश्चिमी यूरोपीय भागों में वर्षा का कारण बनती है, जिससे वहाँ पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश का विकास हुआ। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक रीजन है वर्ल्ड में, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एंड वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट। ठीक है, तो वो धारा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो रही है। कौन सी? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल तैयार हो गया आपको अभी से चलना है कि ऐसी जलवायु के बनने के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो आप इसको दोबारा देख लीजिए, क्या है कि जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वेस्टर्न यूरोपीय भागों में वर्षा का कारण बनती है, जिससे वहाँ पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश का विकास हुआ है, जहाँ वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है, जबकि ठंडी धाराएं उच्च वायुदाब का निर्माण करती हैं। कई सारी चीज़ें यहाँ एक साथ हो रही हैं, जबकि ठंडी धाराएं उच्च वायुदाब का निर्माण करती हैं, जिससे शुष्क हवाओं के कारण वहाँ मरुस्थलों का निर्माण होता है। ठंडी धाराएं क्या करेंगी? ठंडी धाराएं उच्च वायुदाब का निर्माण करती हैं, जिससे शुष्क हवा शुष्क होगी तो क्या होगा? वर्षा नहीं होगी और मरुस्थलों का निर्माण होगा। ये एक दूसरे के क्षेत्र में जाने के कारण ऐसा हो रहा है। ठंडी धारा किसी गर्म क्षेत्र में जा रही है, गर्म धारा किसी ठंडे क्षेत्र में जा रही है। जो ठंडी धाराएं उच्च वायुदाब का निर्माण करती है उसका क्षेत्र देख लीजिए। बेंगुला धारा के कारण कालाहारी एवं फागलैंड धारा के कारण पैटागोनिया मरुस्थल का निर्माण हुआ। बेंगुला धारा, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका, यहाँ बोत्सवाना लैंड और ये सारे बुशमैन मिलता है, पढ़ा होगा आपने। बुशमैन कभी याद किया? बुशमैन कहाँ मिलता है? कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ? जहाँ बुशमैन मिलता है। तो किसी भी तरह से याद कर लो, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कालाहारी की जो लोकेशन है वो यहाँ, ये वाली। तो यहाँ देखेंगे बेंगुला की धारा, और इसके कारण फागलैंड की धारा के कारण अटाकामा मरुस्थल, पैटागोनिया डेजर्ट। अगला, ठंडी धाराएं अपने साथ लावी हिमशैल आइसबर्ग लाती हैं। ठंडी धाराएं अपने साथ आइसबर्ग लाती हैं, जो मीठे जल का एक क्षेत्र भी है, लेकिन नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है
बड़े बड़े आइसबर्ग आते हैं, उनसे जहाज़ों के टकराने की भी संभावना रहती है। अगला, धाराएं अपने साथ प्लैंकटन लाती हैं, जो मछलियों का आहार होते हैं। धाराएं अपने साथ प्लैंकटन लाती हैं, जिनको खा के मछलियाँ पनपती हैं या मछलियों का भोजन होता है वो प्लैंकटन। ठंडी और गर्म जलधारा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि विश्व में सर्वाधिक मछलियाँ कहाँ मिलेंगी। उसमें आपको नाम नहीं दिया कंट्री का, लेकिन इस तरह की स्थिति दी है, तो आपको ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ ठंडे और गर्म जल की धाराएं मिलती हैं, वो मछलियों की उत्पत्ति के लिए आदर्श क्षेत्र होता है, क्योंकि वहाँ पर प्लैंकटन विकसित हो जाता है, प्लैंकटन बन जाता है और मछलियाँ का वो भोजन होता है। तो आप विश्व के जो भी मछली वाले क्षेत्र हैं उनको अगर देखेंगे और उनको स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे उन स्थानों पर ठंडी और गर्म जल की धाराएं मिल रही हैं। एक यहाँ पर नुकसान भी होता है कि जो ठंडे गर्म जल की धाराएं उत्पन्न होती हैं, वहाँ मिलती है, वहाँ पर कोहरा आ जाता है, धुंध सा छा जाता है, लेकिन वो प्लैंकटन के लिए आवश्यक दशा में होती है। तो ठंडी और गर्म धाराओं के लिए अनुकूल दशाएं। न्यू फाउंडलैंड में आप देखें लैब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम। न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा। न्यू फाउंडलैंड यहाँ पर एक आदर्श क्षेत्र है, ये इससे हिस्से का, नॉर्थ अमेरिका का मछली के लिए। लैब्राडोर का पठार, देखिए आप सब लोग रीजनल स्टडी पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर हम लैब्राडोर प्लेट्यू, ये येलो कलर दिख रहा होगा, लैब्राडोर का पठार है। लैब्राडोर प्लेट्यू कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ? अटलांटिक तट के साथ सटा हुआ। ये सब तरीके से पढ़ोगे तो समझ में आएगी बात। लैब्राडोर को कौन टच कर रहा है? अटलांटिक ओशन। कौन सा अटलांटिक? नॉर्थ अटलांटिक। और यहीं पर क्या है? न्यूफाउंडलैंड। और यहाँ लैब्राडोर के नाम पे लैब्राडोर सी और लैब्राडोर की धारा, और पोल की तरफ से आ रही है तो ठंडी, और ये क्या है? गल्फ स्ट्रीम, भूमध्य रेखा के पास है, आप देख लेंगे यहाँ से जा रही है, तो गर्म और ठंडी धारा मिल रही है। तो क्या बन रहा है? मछली के लिए बन रहा है ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक, ठीक है, जिसमें वार्म और कोल्ड करंट मिल रही है, तो कोहरा भी बन जाता है। विशाल जलमार्ग, दूसरा धाराओं का एक ये भी है कि एक ट्रैक मिल जाता है जलयान को, उसी धारा के सहारे वो चलते रहे। एक और, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के बंदरगाह होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर क्या होगा? जमे रहेंगे वो, लेकिन वहाँ पर जब गर्म जल की धारा पहुँच जाती है तो वहाँ के पानी को पिघला देती है और वो पोर्ट पूरे साल चलते रहते हैं। तो ये सब क्या है? धाराओं के महत्व और उनके प्रभाव, और ये महत्व प्रभाव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपसे पूछेंगे। अब हम इन सभी महासागरों की धाराओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कौन सी धारा कौन से महासागर में है और वो कैसी है। ये सब आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर की है, कौन सी अटलांटिक की है और कौन सी हिंद महासागर की है। तो पहले हम अटलांटिक महासागर की धाराओं की बात कर लेते हैं। देखिए एक बात यहाँ पे आपको और याद रखनी है, जो धारा भूमध्य रेखा से चल रही है ध्रुवों की तरफ वो गर्म, जो ध्रुवों से आ रही है वो ठंडी, पर थोड़ा हमें उसकी दिशा पे भी ध्यान देना है, वो कहाँ से कहाँ, मतलब ध्रुवों की तरफ अगर हमने यहाँ कोई धारा बना दी तो उसका एरो हम इस तरह से दिखा रहे हैं या इस तरह से दिखा रहे हैं, इस पर डिपेंड नहीं करेगा तो वो ठंडी या गर्म होगी। यहाँ पर भी कोई धारा गर्म हो सकती है, क्योंकि अभी आपको पढ़ाया गया कि यहाँ की धारा यहाँ चलती है और यहाँ की धारा इधर दिशा में। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, अगर कोई धारा यहाँ बन रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठंडी ही होगी, वो गर्म धारा भी हो सकती है यहाँ से कहीं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना, इसी एक जगह कन्फ्यूजन आपको हो सकता था वो तो बस थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ का रखें कि हम कौन सा प्लेस पढ़ रहे हैं
और एक खास बात ये है कि जो स्थान कोई आइलैंड है, मोस्टली आइलैंड और कॉन्टिनेंट के नाम पे ही ऐसा कहा गया है। कोई आइलैंड है, कोई प्लेट्यू है, कोई आइलैंड, प्लेट्यू और कोस्टल पार्ट, इन्हीं के नाम पे धाराओं के नाम मोस्टली रखे हैं या इक्वेटर के नाम पे रखा है। ठीक, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो अटलांटिक की अगर हम बात करें धाराओं की, तो सबसे पहले हम भूमध्य रेखा से बात करें। उत्तरी विषुवतीय जलधारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा की बात करते हैं तो वो ये वाला पार्ट है। अब आप देखिए यहाँ, इसके बाद कैरेबियन सी आ गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको आ गया, ये पूरा पार्ट है। बीच में छोटे छोटे आइलैंड भी हैं और बहुत सारे, ये फ्लोरिडा पेनिनसुला, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ भी हमें ध्यान देना है कि कौन सी धारा कहाँ जा रही है। तो एक बात तो ये रखना है कि आप पहले धाराओं का नाम और उसका नेचर, प्रकृति कैसी है, तो धारा का नाम क्या है, कौन से महासागर की है, कौन से महासागर की है, नाम क्या है और उसका नेचर कैसा है, फिर उसकी लोकेशन पे ध्यान देना। चार चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये कैसी धारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा, जो कैसी है, उष्ण और या गर्म। भूमध्य रेखा से उठ रही है तो आप देखेंगे कैसी है, गर्म ही होगी ना, उष्ण या गर्म। जब आप धाराओं का ये डायग्राम बनाएंगे तो उनके जो एरो बनाएंगे उसको आप कोई डिफरेंट कलर दे दें या डिफरेंट टाइप से बना दें। एक सिंगल ऐसा बना सकते हो एरो, दूसरा आप ऐसा बना सकते हो, ताकि आपको डिफरेंस पता रहे कि इनमें कोई एक ठंडी है, कोई एक गर्म धारा है। मैंने गर्म धारा ये वाली बनाई है, सिंगल वाली, तो आप देखिए सिंगल में बना है। आप उसको अलग कलर से भी बना सकते हैं, तो ध्यान दें कि कौन सी धारा गर्म है, कौन सी धारा ठंडी है। तो हम इक्वेटर से स्टार्ट करते हैं अपनी बात को, जिसमें हमने देखा उष्ण जो उत्तरी विषुवतीय जलधारा है वो कैसी है, कैसी होगी, गर्म होगी। और दक्षिणी वाली भी, वो भी कैसी होगी, वो भी गर्म होगी। और इन्हीं के साथ एक कौन सी होती है, प्रतिविषुवतीय धारा। तो प्रतिविषुवतीय जो इसके विपरीत हो, इसके विपरीत हो, और भूमध्य रेखा पर होती है। तो भूमध्य रेखा पर आप उसको दिखा सकते हैं, इसके पास प्रतिविषुवतीय, ठीक है। यहाँ एक धारा इधर जा रही है उत्तरी, क्योंकि उत्तरी भाग में है, और ये दक्षिणी भाग में है तो दक्षिणी, और ये इनके विपरीत है, तो इसको क्या कहते हैं, विपरीत विषुवतीय धारा या प्रतिविषुवतीय। अगला फ्लोरिडा की धारा, यही विस्तार इनका फ्लोरिडा तक पहुंच जाता है। फ्लोरिडा ये रहा, यूएसए का। देखिए इसीलिए मैंने कहा, आपसे कह रहा था कि रीजनल स्टडी आप कर चुके हैं। मैं कोई शब्द बोलूं तुरंत आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हाँ इसके लोकेशन वर्ड में यहाँ है। फ्लोरिडा, देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको जो घिरा हुआ है वो एक तरफ फ्लोरिडा प्रायद्वीप, फ्लोरिडा पेनिनसुला जो यूएसए का एक स्टेट है, और इसके अलावा इधर साइड में एक जो यहाँ से जब मैक्सिको ख़त्म होता है उसके बाद आपका ये कंट्री स्टार्ट हो जाते हैं, जिनमें ग्वाटेमाला है, बेलीज है, पनामा है, कोस्टारिका है। तो इन्हीं में ये होता है युकाटन प्रायद्वीप, ये वाला युकाटन पेनिनसुला, और ये फ्लोरिडा। देखिए इस टाइप की स्थिति बन के आई है, दिख रहा होगा, मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा, इसलिए मैंने ब्लैक कर दिया इसको। इतना हिस्सा है ये देखिए यहाँ, और ये कैरेबियन आइलैंड्स जिनमें क्यूबा, हैटी और ये सारे, देखिए ये स्थिति बन रही है। थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर बनना जहाँ में पानी इसमें आ रहा है अंदर, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको बनता है, जिसमें गल्फ स्ट्रीम बनती है, ठीक है। तो आप देखिए फ्लोरिडा तक पहुँच रही है ये धारा, फ्लोरिडा। तो ये क्या हुआ, फ्लोरिडा की धारा कैसी होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। देख लीजिए कहाँ से जा रही, ठीक। अगला है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ ऑफ मैक्सिको। अभी आपको मैंने बताया कैसी होगी, गल्फ स्ट्रीम कैसी होगी, गर्म होगी, तट के सहारे आगे बढ़ेगी, तट के सहारे तो बढ़ेगी आगे, तट से टकराएगी और आगे बढ़ती चली जाएगी। अगला नॉर्वेजियन, ये धारा इस तरह से आगे बढ़ती चली जाती है और यहाँ नॉर्वे की तरफ पहुँचती है एक धारा इसमें की, तो नॉर्वेजियन धारा कहलाती है।
नॉर्वेजियन धारा भी कैसी है? उष्ण धारा। अभी मैंने आपको कहा था कि कोई धारा अगर यहाँ बनाई जा रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो उष्ण नहीं हो सकती, वो हो सकती है। यहाँ से कौन से प्रवाह से वहाँ तक जल पहुँच रहा है, फिलहाल आपको देखना है कि यहाँ नॉर्वेजियन धारा जो है वो यहाँ कहीं चलती है और वो कैसी होती है? उष्ण, यानी वार्म करंट होती है। अब शुरू होता है लैब्राडोर, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। यही जो है इसको आगे नॉर्थ, ये जो मैंने बनाया है इसको आप लिख सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ठीक है, ये वाला आप लिख सकते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। लैब्राडोर, लैब्राडोर अब देखिए धारा यहाँ इस रास्ते से, यहाँ से और यहाँ से इधर आएंगी, तो लैब्राडोर की धारा कैसी होगी? ठंडी। इसको मैं ऐसा एरो बना दिया, लैब्राडोर की धारा ठंडी धारा। पूर्वी ग्रीनलैंड, अब देखिए ये लैब्राडोर का पठार था तो लैब्राडोर का नाम दे दिया, ये गल्फ थी तो गल्फ स्ट्रीम नाम दे दिया, ये फ्लोरिडा था तो फ्लोरिडा नाम दे दिया, ये विषुवत रेखा थी तो विषुवत रेखीय नाम दे दिया, विषुवत रेखा के उत्तर है तो उत्तरी है, दक्षिण है तो दक्षिणी, इसके विपरीत चल रही है तो विपरीत विषुवत रेखीय। कोई नया आपको नहीं मिला। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड एक आइलैंड है, ग्रीनलैंड के पूर्वी ये वाली धारा इस तरह से आ रही है, तो ये भी कैसी हुई? ठंडी जलधारा हुई। पूर्वी ग्रीनलैंड, उसके अलावा कनारी की धारा, कनारी की धारा यहाँ, ये भी ठंडी धारा होती है। ये सब आपको ग्लोब अपने पास मैप रख के ढूंढना है, देखना है इनकी एक्चुअल लोकेशन क्या है, और ठंडी है, गर्म है, उत्तरी अटलांटिक में है या दक्षिणी अटलांटिक में। इसको आप और अच्छा बनाने के लिए उत्तरी अटलांटिक की धारा और दक्षिणी अटलांटिक की धारा इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, कनारी की धारा, ब्राज़ील की धारा। अब हम दक्षिणी अटलांटिक में आ गए, तो दक्षिणी अटलांटिक में आप देखेंगे ब्राज़ील की धारा, यहाँ ब्राज़ील देश पड़ रहा है तो ब्राज़ील के नाम पे ये ब्राज़ील की धारा। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह यहाँ ऐसे, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह यहाँ मिलेगा आपको। फॉकलैंड की धारा, फॉकलैंड यहाँ है तो ये भी आपको एक ठंडी धारा ही मिलेगी। फॉकलैंड की धारा, इसको भी आप दिखा सकते हैं, ठंडी धारा है तो उसकी दिशा इस तरह से दिखाएंगे, फॉकलैंड की धारा। प्रति विषुवतीय धारा मैं आपको बता चुका कैसी होगी, गर्म होगी, विषुवत रेखा पे है। फॉकलैंड की धारा हो गई ठंडी धारा। और एंटीलीज, एंटीलीज देखिए ये एंटीलीज की धारा, ये क्यूबा वाले, कैरेबियन वाले के पास में एंटीलीज की धारा, ये भी कैसी होगी? गर्म धारा होगी। बस इतनी धाराएं हैं ये, तो ये आपको एक सिस्टम का ध्यान देना है कि कौन कौन सी धारा, एक बार फिर से सुन लीजिए। उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जल धारा, फ्लोरिडा की धारा, ये तीनों उष्ण है, गर्म है। गल्फ स्ट्रीम की धारा या खाड़ी की धारा भी कहते हैं। नॉर्वेजियन, लैब्राडोर, नॉर्वेजियन उष्ण है, लैब्राडोर ठंडी है। और कनारी ठंडी धारा है। ब्राज़ील, कनारी आप देखेंगे यहाँ मिलेगा कनारी की धारा। ब्राज़ील, ब्राज़ील की धारा गर्म। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ये आपका ठंडी धारा। और फॉकलैंड की धारा भी आपको यहाँ दिखाया मैंने, ये भी ठंडी धारा। तो एंटीलीज आपको इधर दिखा दिया, ये सारा एंटीलीज का हो गया। तो ये सब क्या हुई? उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं, ओशन करंट्स ऑफ अटलांटिक ओशन या करंट्स ऑफ अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करें प्रशांत महासागर की धाराएं। अब यहाँ आप बस एक चीज़ यही ध्यान थोड़ा रखिए कि कौन कौन से यहाँ पे आइलैंड है
कौन कौन सा की खाड़ी या गल्फ जो भी नाम आपने दिया है वो सारी चीज़ें क्या है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर की धारा है। यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा पार्ट इधर और थोड़ा पार्ट यहाँ। प्रशांत महासागर की धाराओं में भी आपको इसी तरह से ध्यान देना है। सबसे पहले विषुवतरेखीय धारा की बात करेंगे। तो विषुवतरेखीय धारा की बात, विषुवतरेखीय धारा बना देता हूँ मैं इसमें। अब ये प्रशांत महासागर का जो आधा भाग आपको यहाँ और वहाँ दिख रहा था, इसको आप एकदम सामने देख सकते हैं। सामने देख के आप क्या करेंगे, इसमें इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर ये बन गया। और इस इक्वेटर में आप धाराओं को देखेंगे क्या होगा, उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा और इनके प्रति विषुवतीय धारा। तीन का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आराम से हो जाएगा। अब क्यूरोशीवो की धारा, क्यूरोशीवो देखिए, क्यूरोशीवो है, सुशीमा है, क्यूराइल है, ओयाशीवो है, ये सब जापानी नाम है, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। तो हर देश का की जो भाषा है उसके हिसाब से उसके नाम होते हैं। तो क्यूराइल, क्यूरोशीवो, ओयाशीवो, सुशीमा, ये सब जो नाम है वो जापान के ऊपर लिए गए। इसका मतलब वो जापान के आसपास उनका प्रभाव होना चाहिए। क्यूरोशीवो की धारा की बात हम करेंगे तो क्यूरोशीवो की धारा कैसी होती है, एक गर्म जल धारा है, इसको जापान की काली धारा भी कहते हैं। क्यूरोशीवो को जापान की काली धारा भी कहते हैं। और क्यूरोशीवो कैसी है, गर्म जल धारा। तो आप देखेंगे यहाँ से ये जापान के आसपास से ये वाली स्थिति, ये कौन सी है, क्यूरोशीवो, क्यूरोशीवो धारा कैसी है, जापान की काली धारा भी इसको कह देते हैं। अगला उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह यहीं आगे चल के उत्तरी प्रशांत प्रवाह बन जाता है। ये कैसा है, ये भी आपका गर्म धारा। अलास्का की धारा, अलास्का देखिए, अलास्का ये वाला पार्ट कल बताया था, अलास्का ये यहाँ सिस्टम ऐसे हो रहा है, ये भी धारा इधर से जा रही है, अलास्का के पास है, इसलिए अलास्का की धारा कहते हैं। लेकिन कैसी है, गर्म धारा। दो चीज़ में आपको ध्यान रखना है, कल अभी अटलांटिक में नॉर्वेजियन देखा था तो वो भी ठंडी जगह में गर्म मिल रही थी और ये भी ठंडे जगह में गर्म मिल रही है। तो अलास्का की धारा भी कैसी है, गर्म धारा, और अटलांटिक में नॉर्वेजियन धारा है वो भी कैसी है, गर्म धारा। तो यहाँ इसको थोड़ा ध्यान देंगे। अगली है सुशीमा धारा। सुशीमा धारा ये जापान और जापान के पास यहाँ वाली स्थिति जो बना रही है वो सुशीमा धारा, ये भी कैसी है, गर्म धारा है। अगला है क्यूराइल या ओयाशीवो, क्यूराइल धारा। क्यूराइल धारा देखिए, बेरिंग स्ट्रेट, देखिए इसको यहाँ देखिए, ये अलास्का और ये साइबेरिया का भाग, ये अलास्का और ये साइबेरिया का भाग, इनके बीच में जो पानी है, क्योंकि इस पानी का संबंध देखिए प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर, इनका संबंध बेरिंग स्ट्रेट से है। एक दिन मैंने आपको बताया था।
तो यहाँ का ठंडा जल यहाँ से एंट्री करेगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ पर मिलने वाली जो धारा है वो कैसी आएगी, ठंडी धारा, और उसका नाम क्या होगा, क्यूराइल। देखिए पहले मैंने बोला था क्यूरोशिबो, जिसको जापान की काली धारा कहा था, और ये कौन सी है, क्यूराइल। कहाँ से आ रही है, ठंडे भाग से आ रही है, और यहाँ मिल रही है क्यूराइल। देखिए जापान के आसपास ही है, ओयाशिबो, क्यूरोशिबो और क्यूराइल, जापान के आसपास सारे जापानी भाषा के शब्द। और ओखोटस्क की धारा, यहाँ ओखोटस्क सी है, ओखोटस्क सी, देखिए इस वाले मैप में ओखो सी ऑफ ओखोटस्क। देखिए कमचटका प्रायद्वीप, ये है कमचटका प्रायद्वीप, और ये वाला भाग ये सब रूस का ही भाग आता है, सखालिन प्रायद्वीप। ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है वो सी ऑफ ओखोटस्क, ओखोटस्क सी। तो ओखोटस्क सी के नाम पे ओखोटस्क धारा, यहाँ ओखोटस्क धारा। और ओखोटस्क की धारा कैसी मिलेगी, ठंडे स्थान पर है तो ठंडी ही होगी, तो आप इसका एरो ऐसा बना दीजिए। वहाँ देख लीजिए ओखोटस्क, यहाँ देख लीजिए कमचटका प्रायद्वीप, इसके बीच में जो गैप भरा हुआ पानी है वो क्या बन गया, वो सी ऑफ ओखोटस्क। अगला दक्षिणी प्रशांत की बात कर ली, उत्तरी प्रशांत की बात हो गई। कैलिफोर्निया, इसमें कैलिफोर्निया रह गया, यहाँ कैलिफोर्निया की धारा। ये कैलिफोर्निया देखिए यूएसए का स्टेट, फिर से कैलिफोर्निया आ जाके देखिए, बहुत बार कैलिफोर्निया मिला है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी, तो इनके नाम पर यहाँ जो धारा है वो कैसी है, कैलिफोर्निया की धारा। और वो है कैसी, कैलिफोर्निया की धारा कैसी, ठंडी धारा होती है कैलिफोर्निया की धारा। ओखोटस्क की धारा मैंने आपको बता दिया। दक्षिणी विषुवत रेखीय, दक्षिणी विषुवत रेखी कैसी होगी, गर्म होगी ना, क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास आ रही है तो गर्म होगी। और अगला पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ऑस्ट्रेलिया देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया ये है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ऑस्ट्रेलिया इसका पूर्व ये, इसका पश्चिम ये, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कैसी है, ये वाली धारा इधर ऐसी जा रही है, तो कैसी हुई, गर्म धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म धारा, इसको न्यू साउथ वेल्स धारा भी कह देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखना न्यू साउथ वेल्स कहाँ पर है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है हम्बोल्ट अथवा पीरू की धारा। हम्बोल्ट ये वाला आपका पीरू तट, ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में आप देखिए पीरू की धारा, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट कैसा है, पीरू का साउथ अमेरिका, और यहाँ पीरू, और पीरू के तट पे चलने वाली धारा पीरू की धारा या हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट एक विद्वान था, उस विद्वान ने इस धारा को देखा था, खोजा था, उसके नाम पर इसको हम्बोल्ट की धारा कहा जाता है। और कैसी है ये, ठंडी धारा है, हम्बोल्ट धारा है पीरू की धारा। और एक यहाँ पर धारा प्रवेश करती है, यानी आप हम्बोल्ट की धारा को कैसे दिखाएंगे, ऐसा दिखाएंगे, इधर से आती है ये स्थिति, और यहीं पर एक धारा एंट्री करती है, गर्म धारा, एल नीनो, ठीक है। एल नीनो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है इंडियन मानसून को स्ट्रॉन्ग और वीक करने के लिए, ठीक है। एल नीनो क्या करती है, इंडियन मानसून को क्या प्रभाव डालती है, इंडिया में आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को इंडियन ज्योग्राफी में। एल नीनो के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है एल नीनो का संबंध इस वाले भाग से और ऑस्ट्रेलिया के भाग से होता है, ठीक है। ऐसे सर्कल बनाती है, यहाँ तक आती है, आप इसको देखिए ऐसे समझिए। यहाँ ये दक्षिणी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये आमने सामने होगा, देखिए ऐसी स्थिति बन रही है। ये वाला हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, तो साउथ अमेरिका आपको दिख रहा है, साउथ अमेरिका, इसके ठीक सामने ऑस्ट्रेलिया, यहाँ कहीं पड़ेगा, ऐसी स्थिति, क्योंकि पृथ्वी गोल है, इनको मिला दे तो ये और ये वाला पोर्शन आमने सामने, जैसे मैंने यहाँ आपको बना के दिखाया, ठीक है। तो ये धारा यहाँ से चली और यहाँ से इस तरह से देखिए, ये वाला भाग हिंद महासागर, ठीक है, ये प्रशांत महासागर और ये हिंद महासागर, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। देखिए स्थिति, इतना हिस्सा प्रशांत महासागर और ये सारा हिस्सा हिंद महासागर, तो पानी तो सब एक साथ जुड़ा हुआ है, बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, तो एक धारा दूसरे में प्रवेश कर सकती है, ठीक है। अब समझिए, देखिए एल नीनो पेरू तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी से, पेरू तट के पश्चिम, पेरू तट के पश्चिम ये 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म
जलधारा है। कौन सी? एल नीनो, गर्म जलधारा है, जो प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रविष्ट कर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर करती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, और एल नीनो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसे विपरीत धारा, काउंटर करंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ का जो चेंज कर देती है पूरा सिस्टम, ठंडी धारा यहाँ बह रही है, उसमें गर्म धारा आके मिल रही है, चेंज हो रहा है पूरा, और क्या करती है, प्रशांत महासागर के हिस्से हिंद महासागर में प्रवेश कर जाती है और इंडियन मानसून को कमजोर कर देती है। तो ये आपने देखा प्रशांत महासागर की धारा के बारे। अब हम बात कर लेते हैं हिंद महासागर। देखिए अटलांटिक महासागर यहाँ आपने समझ लिया सारी चीज़ें, और यहाँ प्रशांत महासागर यहाँ आपने देख लिया। एक बार इसको आप जो भी मैप या बुक आप देख रहे हैं एटलस में मिलेगा आपको, एक बार उसके साथ भी देखेंगे, उसमें ढूंढ के सारी लोकेशन, क्योंकि जो मैं यहाँ बोर्ड पे दिखा रहा हूँ वो उतना साफ आपके पास नहीं पहुँच रहा होगा, तो आप यहाँ से एक आइडिया और एक बहुत अच्छा आइडिया आपको मिल रहा होगा, उसको आप अपने एटलस के साथ कंपेयर करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए इंडियन ओशन की, आप इंडियन ओशन की सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इंडियन ओशन का स्थिति कैसी है। इंडियन ओशन में देखिए इक्वेटर यहाँ से जा रहा है, देखिए बाकी के में आप देखें इक्वेटर यहाँ पूरा इधर महासागर, पूरा इधर महासागर, प्रशांत में पूरा यहाँ, पूरा यहाँ। इंडियन ओशन में देखिए इसका उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी इंडियन जो नॉर्थ इंडियन ओशन है वो देखिए चारों तरफ उसके महाद्वीप की स्थिति है, बहुत थोड़ा सा भाग पानी है, और दक्षिणी हिंद महासागर है उसमें पानी की अधिकता ठीक ठाक है, लेकिन उत्तरी में नॉर्थ इंडियन ओशन में देखिए चारों तरफ स्थलीय भाग है। इसके कारण ऐसा हो रहा है कि जो कोरियालिस के नियम को फॉलो नहीं कर रही थी, अभी आप देख लेते हैं मानसून के हिसाब से, दिशाओं हवाओं के हिसाब से धाराओं की दिशा में परिवर्तन हो रहा था। तो उत्तरी हिंद महासागर में स्थल मंडल की अधिकता के कारण चलने वाली धाराएं मानसून पवनों के साथ अपनी दिशा बदलती हैं। ये बात मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग से बता दिया। स्थल देखिए, स्थल समीर, जल समीर, मानसून, सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, सब कुछ आप पढ़ चुके हो, कुछ आपको नया नहीं है, क्योंकि जल और स्थल की अधिकता है। यहाँ स्थल जलीय जल भाग था सारा, यहाँ जल और स्थल की अधिकता है, स्थल की अधिकता है, जल कम है यहाँ पर, उस हिसाब से चारों तरफ से घिरा हुआ है जलीय भाग, तो स्थल समीर जल समीर का प्रभाव होगा, मानसून हवाओं की दिशा में परिवर्तन होगा और उससे धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। तो अब हम यहाँ पर दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत छोटा सा सिस्टम है तो उतना अच्छा नहीं बनेगा, यहाँ सारा बन जाएगा क्योंकि ये बहुत ये बड़ी जगह है, यहाँ पर जलीय स्थिति ज़्यादा है। तो इसमें भी ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु का प्रभाव रहता है, क्योंकि अभी आपको बताया कि मानसून हवाओं के प्रभाव से क्या होगा, हवाओं की दिशा में, धाराओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। मुख्य रूप से आप बस धाराओं का थोड़ा सा देख लें कि धाराएं हैं कौन कौन सी, परिवर्तन तो आप अपने आप कर लेंगे क्योंकि आप सारा विंड सिस्टम पढ़ चुके हैं। तो इसमें वही जो विषुवत रेखीय धारा है उसकी बात तो हमें करनी है, विषुवत रेखीय धारा और दक्षिणी विषुवत रेखीय, उत्तरी विषुवत रेखीय और दक्षिणी विषुवत रेखीय, उत्तरी गोलार्ध वाली उत्तरी, दक्षिणी गोलार्ध वाली दक्षिणी, तो इसको तो हमें देख देंगे, दक्षिणी विषुवत रेखीय हो गई है सारी, ठीक है। अब और नाम देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें है। मोजम्बिक, अगुलहास, मोजम्बिक देश, देखिए ये पूरा तट, अफ्रीका का पूर्वी तट जो है वो हिंद महासागर से सटा हुआ है। ये चीज़ें आपको अच्छा रीजनल स्टडी कराती हैं। देखिए अफ्रीका का तट देखिए आप, यहाँ से रेड सी से स्टार्ट हुआ, अगर हम इसके पूर्वी तट की बात करें, यहाँ सिनाई पेनिनसुला या स्वेज के नाम से आप देख लेते हैं, या मेडिटेरेनियन सी से देख लीजिए, भूमध्य सागर से देख लीजिए, भूमध्य सागर से इधर इस पे नॉर्थ पॉइंट से लेके सदर्न पॉइंट तक अगर हम चले जा रहे हैं तो आप देखिए मेडिटेरेनियन सी, फिर स्वेज कैनाल, ठीक है, फिर रेड सी, और उसके बाद आपका ये पूरा इंडियन ओशन चला आता है। यहाँ थोड़ा अरेबियन सी तो उधर आ जाता है, इंडियन ओशन पूरा चला जाता है। तो यहाँ इसका ईस्टर्न कोस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, खासकर दक्षिणी में आप देखेंगे पूरा इंडियन ओशन आ रहा है, जो अफ्रीका का भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला भाग है, उसमें पूरा तट, पूर्वी तट जो है वो हिंद महासागर वाला आता है। तो यहाँ मोजम्बिक देश भी मिलता है, और ये मेडागास्कर, और मोजम्बिक मुख्य भूमि अफ्रीका की, और मेडागास्कर, इन दोनों के बीच पानी की जो पतली परत है इसको मोजम्बिक चैनल बोल देते हैं। कहीं स्ट्रेट, कहीं चैनल, कहीं गल्फ, ये सारी चीज़ें समुद्र के साथ मिलती हैं आपको। तो मोजम्बिक चैनल, तो मोजम्बिक यहाँ है, तो यहीं पर कौन सी जाती है, मोजम्बिक धारा। यहाँ अगुलहास
अगुलहास एक द्वीप कह सकते हैं, स्थान कह सकते हैं, उसके नाम पर अगुलहास की धारा। तो मोजम्बिक धारा और अगुलहास की धारा। मोजम्बिक धारा कैसी है? गर्म एवं स्थायी धारा, गर्म एवं स्थायी धारा यहाँ गर्म भाग में मिल रही है मोजम्बिक की धारा। और अगुलहास की धारा ये भी गर्म और स्थायी धारा। तो ये आप देख लेंगे सारी इनकी जो दिशा होगी वो इस टाइप से होगी, एरो यहाँ बन रहा है, मोजम्बिक की धारा और अगुलहास की धारा। उसके अलावा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम ये है, ये वाला। तो ये धारा जो आ रही है वो इस टाइप से इधर से आ रही है, तो ये ठंडी धारा है। पश्चिमी यानी अफ्रीका का पूरब था ऑस्ट्रेलिया का, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा वो कहाँ थी? प्रशांत महासागर में, गर्म थी। ये पश्चिमी है तो कैसी है? ठंडी है, और किसमें है? हिंद महासागर में। इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, दक्षिण पश्चिम मानसून अपवाह। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून अपवाह, यहाँ से ये पूरा सिस्टम ऐसे बनाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून अपवाह। यहाँ दक्षिण पश्चिम, मैं इसमें एरो बना दे रहा हूँ। दक्षिण पश्चिम मानसून अपवाह कब? ग्रीष्म ऋतु कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून आया, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून अपवाह वो कैसा होगा? इस तरह से एरो बनेगा। और इसी को जब हम शीत ऋतु में पढ़ेंगे तो ये एरो पलट जाएंगे, ये एरो इधर साइड में, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और ये सारे हो गए। सोमाली की धारा, सोमाली की धारा, सोमालिया यहाँ पर देश है अफ्रीका में, सोमालिया के नाम पे सोमाली की धारा, जो कैसी है? एक ठंडी धारा है। दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, ये भी कैसी है? ठंडी धारा है। दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, ये वाली धारा यहाँ से ऐसे आ रही है, तो कैसी है? एक ठंडी धारा, ठीक है। तो ये इस टाइप से कुछ धाराएं, जिसमें मैंने आपको बोला दक्षिणी विषुवद्रेखीय धारा, मोजम्बिक धारा, अगुलहास की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह, ग्रीष्मकालीन वही दक्षिण पश्चिम जो बताया अभी आपको, और शीतकालीन मानसून प्रवाह पलट जाएगा वो, और सोमाली और दक्षिणी हिंद महासागर। ये इतनी धाराएं हिंद महासागर की धाराएं हैं। टोटल मैंने आपको लगभग सारी धाराएं बता दी हैं। धाराओं में देखिए कॉन्सेप्ट क्या था, ये स्टार्टिंग से मैंने आपको समझाया, और अब आपको इनके नाम और इनकी स्थिति ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कौन से महासागर की धारा। जैसे आप देखिए जापान, प्रशांत महासागर में जापान है, तो क्यूरोशिबो है, क्यूराइल है, ओयाशिबो है, सुशीमा है, ये सब जापान से रिलेटेड जापानी भाषा के शब्द हैं, तो इनको आप देखेंगे कि वो आपको जाते हैं। बाकी का क्या है? किसी द्वीप के नाम पर, किसी खाड़ी के नाम पर, किसी पठार के नाम पर सारी धाराओं के नामकरण किए गए हैं, भूमध्य रेखा के नाम पर, ठीक है। तो इस तरह से ये करना था धाराओं के बारे में। तो धाराओं का मुझे लगता है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। धाराएं कितने, कौन सी करंट्स क्या हैं, वेव्स क्या हैं, करंट्स क्या हैं, करंट्स के जो ओरिजिन का के मेन कॉजेज हैं वो क्या क्या हैं, उन पे आपको विशेष ध्यान देना है कि धाराओं की उत्पत्ति के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। उसके बाद आप ग्लोब को बांट लीजिए महासागरों में, और महासागरों को बांट लीजिए दो भागों में, नॉर्थ और साउथ। उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं, दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। हिंद महासागर में आपने देख लिया कि उत्तर में पार्ट इतना ज़्यादा है नहीं कुछ खास, तो दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं वो आपको ध्यान रखनी है। तो मोस्ट इसमें अगुलहास की धारा है, मोजम्बिक की धारा है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून वाली है वो धारा है। तो थोड़ा सा ही हिंद महासागर में बहुत ज़्यादा नहीं है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर में ज़्यादा है चीज़ें, वो आपको धाराओं का प्रभाव क्या है, धाराओं का महत्व क्या है, धाराओं की भूमिका, इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। कल हमारा इसका एक और लास्ट टॉपिक बचेगा, इसमें हम जो भी बचा है नेक्स्ट ओशनोग्राफी का पार्ट वो हम बताएंगे, ठीक है। तो अब आपसे बस ये कहना है कि हमारा जो सिलेबस है वो अंतिम पड़ाव पे चल रहा है, चीज़ें थोड़ी सी बची हैं बस, रिवीजन करते रहिए, और सबसे ज़्यादा जो रोल इम्पोर्टेंट होता है वो
रीजनल स्टडी का होता है, रीजनल स्टडी को बहुत ढंग से करती है। कोई ऐसा एंगल मत छोड़िए कि आपको रह जाए कि हम इस तरीके से नहीं पढ़ पाए। जैसे कि अभी मैं आपको अचानक पढ़ाते पढ़ाते आ गया कि अफ्रीका का पूर्वी तट देख लिया, उसमें देखा कि भूमध्य सागर से और वो हिंद महासागर तक दक्षिणी छोर उसको लगा हुआ। तो इससे चीज़ें एकदम क्लियर रहती है कि हाँ अफ्रीका कोई भी कॉन्टिनेंट ले लिया, उस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ क्या क्या है, उसका उत्तर कैसा है, दक्षिण कैसा है, पूरब कैसा है, पश्चिम कैसा है, यानी चारों दिशाओं में वो किस किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, किस महासागरीय जल राशि से जुड़ा है, किसी महाद्वीपीय जल राशि से जुड़ा है या वो किस स्थल खंड से जुड़ा हुआ है, उसके साथ नदियाँ हैं या उसके साथ सागर हैं या खाड़ियाँ हैं या सीमांत सागर हैं या महासागर हैं। ये सारी स्थिति आपको ध्यान देने वाली है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बार फिर से सारे कॉन्टिनेंट्स और ओशन की जो स्थिति है उसको, लोकेशन है उसको क्लियर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतने। ओके।